तो जैसे कि हम तो जानते हैं कि भारत ने अभी अभी पहलगाम अटैक को फेस किया है। बट ऐसा होता क्यों है हमेशा ही? हमेशा ही भारत में टेररिस्ट आ जाते हैं एंड अटैक करते हैं। अब ये सब होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया के जितने भी नाइबर कंट्रीज हैं उन सबसे भारत घिरा हुआ है। और नाइबर कंट्रीज भी ऐसे नहीं है जो कि फ्रेंडली हों, लाइक यूरोप। इंडिया के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे के सारे इंडिया के ऑलमोस्ट दुश्मन ही हैं। और वो सब तो सिर्फ इंडिया करते हैं कि किस टाइम पर हम इंडिया पर अटैक कर सकें। इसलिए जब भी इंडिया शांति में होता है, डाइवर्ट होता है, उस टाइम पर पाकिस्तान से कोई ना कोई आकर के आतंकी हमला कर देता है। जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है लेकिन डेवलप्ड नहीं है। इसका कारण भी कहीं ना कहीं इंडिया का सराउंडिंग ही है। एक यूरोप का देश इमेजिन कीजिए जिसके आसपास में बाउंड्री तो काफी सारे देशों की लगी है बट उसको कोई खतरा नहीं है, वो आराम से डेवलप कर पाएगा। बट एक इंडिया ऐसा कंट्री जिसके आसपास में सभी दुश्मन है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा इनसिक्योर होगा और ज्यादा पैसा खर्च करेगा अपनी सिक्योरिटी पे। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया के जितने भी नाइबर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक मेन रीजन है इंडिया के स्टिल डेवलपिंग कंट्री होने का। तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है। अक्साई चीन है, पीओके, जो कि भारत का हिस्सा है बट भारत के पास में नहीं है। एंड अब इंडिया को उन दोनों पार्ट्स को वापस लेना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि इंडिया इसके लिए कुछ कदम नहीं उठा रहा है। इंडिया ने अपना पहला कदम उठाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इंडिया जैसे कि पाकिस्तान पर अपना एग्रेसिव नेचर अपना रहा है उसके हिसाब से इंडिया जल्दी पीओके ले लेगा। एंड सिर्फ पीओके नहीं बल्कि इंडिया अखंड भारत बन के ही रहेगा। हाँ, वही अखंड भारत जिसको कभी विक्रमादित्य ने बनाया था एंड जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती थी, जिसमें पूरा एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया समाया हुआ था एंड मे बी अमेरिका भी। पाकिस्तान ने इंडिया को ट्रिगर किया है अखंड भारत बनने पे। अब ये कैसा होगा, किस टाइप से इंडिया अपने आसपास की जितनी भी टाइप ऑफ कंट्री हैं उनको अपने मर्ज करके अखंड भारत बनेगा, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि इंडिया एक्सपेंशन करना क्यों चाहता है। देखो, इंडिया एक्सपेंड करेगा तीन वजह से। पहली है उसकी सेफ्टी। जैसे कि हम तो जानते हैं कि इंडिया के आसपास में जितने भी कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया को एनिमी ही मानते हैं। वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ में चाइना एंड ईस्ट में बांग्लादेश। ये सारे कंट्री हमेशा इंडिया पर घात लगा कर बैठे रहते हैं। एंड अगर इंडिया के और भी नाइबर्स की बात करें, इसके बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव, तो उन सबको भी चाइना जब चाहे जब अपनी बातों में फंसा लेता है एंड वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट बन जाते हैं इंडिया के लिए। इंडिया इस टाइम पर 9 कंट्रीज से घिरा हुआ है बट अगर वो अखंड भारत बन जाएगा तो 9 कंट्रीज से ये संख्या कम हो जाएगी। सो इंडिया अपनी इनसिक्योरिटी को घटाने के लिए, सेफ्टी बढ़ाने के लिए एंड इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए अपने बॉर्डर्स का एक्सपेंशन करेगा। सेकेंड, एरिया। वैसे तो इंडिया मोस्ट बिगेस्ट कंट्री है इस वर्ल्ड का बट फिर भी इंडिया की जैसी पॉपुलेशन है, एरिया कम है एंड आसपास के कंट्री वैसे तो खाली नहीं है, वो भी काफी डेंस है। बट फिर भी अगर इंडिया का एरिया ज्यादा होगा तो इंडिया के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी। एंड थर्ड कि वो नेपाल, भूटान एंड मालदीव ऐसे देशों की मदद कर पाएगा। वैसे तो हर एक कंट्री अपने आप में सफिशिएंट होता है अपनी हेल्प करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, एक्सेप्ट पाकिस्तान। बट फिर भी स्मॉल कंट्रीज के पास में काफी कम ऑप्शन होते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए। सो इंडिया उन छोटी कंट्रीज की मदद कर सकता है अपने आप में मर्ज करने के बाद में। एग्जाम्पल सिक्किम को इंडिया ने जब अपने में मर्ज किया था उसके बाद में वहां के जो पीपल है वो इंडिया में आ सकते थे, इंडिया के वहां पर जा सकते थे, जिससे एक काफी बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ एंड जो सिक्किम है उसकी इकोनॉमी अचानकली बूस्ट कर गई थी। एंड इंडिया के एक्सपेंशन की बात करें तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट भी हो रहा है बिकॉज इंडिया के आसपास में जितनी कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल होती है दिन पर दिन। एंड अगर इंडिया को एक्सपेंड करके अखंड भारत बनना है तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। इंडिया के पास में एक से एक अच्छे मास्टरमाइंड है, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल एंड जयशंकर। एंड अगर इस टाइम पे इंडिया एक्सपेंड करके अखंड भारत नहीं बन पाया तो मे बी फ्यूचर में पॉसिबल ना हो। देन अगर हम बात करें कि ये प्लान्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे, कैसे कौन सा कंट्री इंडिया में मर्ज होगा, तो इसकी शुरुआत होगी सबसे पहले भूटान से। भूटान इंडिया में मर्ज होने वाला था 1947 में बट नेहरू ने उस चीज को डिनाई कर दिया था जिसकी वजह से भूटान एक सेपरेट देश बन गया। बट भूटान के इस टाइम पर जो पीएम है वो 20 बार भारत में आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में। अब आपको अजीब नहीं लग रहा कि कोई दूसरे देश का पीएम क्यों इंडिया में बार बार आ रहा है? या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। किसी देश का पीएम साल में एक बार आ रहा है, 6 महीने में एक बार आ रहा है, दैट्स फाइन। बट हर महीने आ रहा है, ये थोड़ी बहुत सोचने वाली बात है। भूटान की इंडिया काफी ज्यादा मदद कर रहा है इकोनॉमिकली बट भूटान कंप्लीटली इंडिया में अगर मर्ज होता है उससे भूटान को ज्यादा फायदा है। इस टाइम पे जो भूटान है वो अपने आप में अपनी चीजों का यूज करता है बट अगर वो इंडिया में होगा तो वहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया में आ पाएंगे एंड इंडिया के लोग वहां पर जा पाएंगे, जैसे कि मैंने सिक्किम का बताया था। एंड इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो वहां पर जाएगी एंड वहाँ के यूथ के लिए एक न्यू ऑफर्स मिलेंगे जिससे वो जल्दी डेवलप कर पाएंगे एंड उनके जितनी भी सुविधाएं हैं वो भी पूरी होंगी, जिसकी वजह से जो भूटान है वो आगे जाकर काफी डेवलप हो सकता है बट एज अ इंडियन स्टेट। सो जिस टाइप के आसार लग रहे हैं कि भूटान सफर कर रहा है एंड जो पीएम है वो बार बार इंडिया में आ रहे हैं, इन सब से लगता है कि भूटान जल्दी मर्ज होगा क्योंकि इससे उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसकी सेफ्टी बढ़ेगी, उसको पैसा ही मिलेगा एंड काफी सारी चीजें होंगी। एंड ये सब हो सकता है सिर्फ एक ट्रीटी से, इंडिया भूटान ट्रीटी, जिसमें भूटान इंडिया का पार्ट बन जाएगा विद सम बेनिफिट्स, विद सम रूल्स एंड विद सम
डील्स। जस्ट लाइक जम्मू कश्मीर को जब इंडिया का पार्ट बनाया गया था तब उसे कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे। एंड सेम सिक्किम का भी है कि सिक्किम के लोग आज भी टैक्स पे नहीं करते हैं। सो ऐसे कुछ स्पेशल डील्स के साथ में भूटान इंडिया का पार्ट बन सकता है, इंडिया के साथ में काफी ज्यादा हैप्पीली रह सकता है। अब भूटान नेपाल दोनों के लिए इंडिया से कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई वीजा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड नेपाल में तो इंडिया के लोग जाते ही रहते हैं बिना किसी वीजा के। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था बट पिछले कुछ टाइम में उसको एक सेकुलर देश बना दिया, जिसकी वजह से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। एंड इस टाइम पे जो लोग हैं वो वापस राजशाही को चाह रहे हैं और राजा से कह रहे हैं कि आप आकर राजगद्दी संभालिए। बिकॉज जब से नेपाल एक सेकुलर देश बना है तब से वो काफी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गया है। एंड नेपाल में तो इस टाइम पे डिमांड भी चल रही है योगी जी के पोस्टर के साथ में अगेन हिंदू राष्ट्र बनने की। एंड नेपाल के भी काफी चांसेस हैं कि वो इंडिया में मर्ज हो जाए विद अ ट्रीटी, जिसमें उसको भी स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे। एंड कुछ डील्स के साथ में नेपाल इजीली इंडिया का पार्ट बन जाएगा। इवन 1947 में तो नेपाल खुद इंडिया का पार्ट बनना चाहता था बट जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को डिनाई कर दिया था। नेपाल के लोग अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं जो कि उनकी हिंदू संस्कृति। एंड अगर नेपाल इंडिया से मर्ज हो गया तो हिंदू संस्कृति और भी ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर हो पाएगी। नेपाल के लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्लस चाइना से सेफ्टी भी मिलेगी नेपाल को, बिकॉज नेपाल को चाइना हथियाना चाहता है। एंड शायद इंडिया इस पर कुछ कदम उठा भी रहा है, जिसकी वजह से जो नेपाल है वो अगेन हिंदू राष्ट्र बनना चाह रहा है। बट एक और देश है जिसकी सीमा इंडिया से मिली हुई है, इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन जो कि इंडिया के लिए हमेशा सरदर्द का कारण बना रहता है, पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान में ऑलरेडी इंडिया ने कुछ ना कुछ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से उसका बलूचिस्तान तो पहले ही अलग है। बलूचिस्तान इस टाइम पे बलूच लिबरेशन आर्मी के कंट्रोल में है। इवन कुछ टाइम पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की जो ट्रेन है उसको हाईजैक किया था। एंड आए दिन जो पाकिस्तान आर्मी है उसको तो मारती रहते हैं। इवन बलूचिस्तान में तो जो पाकिस्तान आर्मी है वो ऑपरेट तक नहीं करती है। सेकंड पीओके जो कि इंडिया का है, जिसपे इंडिया जल्दी कब्जा कर लेगा। इवन एलओसी पर तो इस टाइम पे सुन भी नहीं कि फायरिंग हो रही है। सो इंडिया पीओके को तो वापस लेगा क्योंकि अमित शाह पीओके को वापस चाहते हैं इंडिया में। एंड जो जयशंकर है उन्होंने भी अपने स्पीसीज इंटरव्यू में बोल दिया है कि कश्मीर स्टेबलाइज हो जाएगा, बस पीओके को इंडिया में आने की देर है। मतलब पीओके को ये लोग वापस लेके रहेंगे इंडिया में। पाकिस्तान का थर्ड स्टेट है खैबर पख्तून, जिसमें रहते हैं पठान। एंड पठानों को जो अफगानिस्तान है वो ये मानता है कि हमारे यहाँ के लोग हैं। सो खैबर पख्तून ऑलरेडी अफगानिस्तान के कंट्रोल में है, यानी कि वो भी पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर है। एंड फोर्थ सिंध, जिसने ऑलरेडी बलूच लिबरेशन आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। सो पाकिस्तान के पास में बचता है सिर्फ पंजाब, वो भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पंजाब को छोड़कर किसी और स्टेट पर ध्यान नहीं देता। सो पाकिस्तान ऑलरेडी अलग है, बस इंडिया को एक कील मारने की दे रहा है। एंड ये सब अलग अलग दिखेंगे। पीओके है उसको अपने में मर्ज करेगा। सिंध के बारे में अमित शाह बोल चुके हैं असेंबली में कि सिंध हमारा है। सो ये दोनों स्टेट तो इंडिया में आने कंफर्म है। बाकी हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान को इंडिया अपने में मर्ज कर ले। तो पाकिस्तान को इंडिया में मर्ज करना आसान नहीं होगा, बट ये करना पड़ेगा इंडिया को अपनी सेफ्टी के लिए। ये होगा एक वॉर के थ्रू, एंड वॉर अब होने वाली है। एंड वैसे ही पाकिस्तान में इंडिया अननोन गनमैन के थ्रू जितने पावरफुल लोग हैं उन्हें तो मरवा चुका है। सो ये बात कंफर्म है कि पाकिस्तान को इंडिया अपने में मर्ज करेगा। एंड पाकिस्तान का युवा पड़ोसी देश है जिसका नाम अफगानिस्तान, जो कि हमेशा इंडिया को रेस्पेक्ट करता है। वैसे तो अफगानिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है बट विदाउट हेट। अफगानिस्तान एक टाइम पे इंडिया का ही पार्ट था। गांधार, जहाँ की गांधारी थी वो अफगानिस्तान में ही पड़ता है। एंड कुछ बेटर डील्स दी गई, कुछ ऑप्शन दिए गए, कुछ बढ़िया सी चीज ऑफर करी गई अफगानिस्तान को, तो वो इंडिया में मर्ज करने से हेजिटेट नहीं करेगा। एंड अगर नहीं भी करा तो अफगानिस्तान काफी अच्छा हमारा दोस्त है। सो वो एक बफर स्टेट की तरह काम करेगा। लाइक वो हमारे लिए तो कोई खतरा नहीं होगा, बट जितने भी जो अरब से आए हुए खतरे हैं उन्हें अपने तक रोकेगा। और इंडिया के लिए सरदर्द सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ईस्ट पाकिस्तान भी है, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश को भारत ने आजाद करा दिया, लेकिन वो इतने एहसान फरामोश लोग हैं, उसके बाद भी वहां पर उन लोगों ने हिंदुओं को मारा है। इंडिया को हमेशा थ्रेट मिलता है चिकन नेक को काटने का, चाहे वो इंडियन टेररिस्ट हो या फिर बांग्लादेश। नॉर्थ ईस्ट एंड इंडिया सिर्फ एक छोटे से पार्ट से जुड़े हुए हैं जिसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि काफी ज्यादा पतला है। इंडिया अपना एक्सपेंशन करने वाला है एंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपेंड करने वाला है, जिसकी वजह से जो बांग्लादेश का हिस्सा इंडिया अपने मर्ज करना चाहता है उसको काफी ज्यादा अनस्टेबल कर दिया है। एंड बांग्लादेश का एक हिस्सा चितगोंग, जिसको इंडिया अपने मर्ज करेगा, बिकॉज वहां पर काफी ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन रहती है। अब चितगोंग इंडिया के पास में आ गए तो काफी ज्यादा बेनिफिट है। फर्स्ट तो ग्रेटर त्रिपुरा, एंड सेकंड चीज इंडिया को सी एक्सेस मिलेगा नॉर्थ ईस्ट के थ्रू। नॉर्थ ईस्ट हमारा पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, बट अगर चितगोंग इंडिया में आ गया तो इजीली सी का एक्सेस मिल जाएगा, जिसकी वजह से हम सी के थ्रू भी नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड रह पाएंगे। बेस्ट तो बांग्लादेश को इंडिया में मर्ज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट ये शांति से नहीं होगा, ये होगा एक वॉर के थ्रू। एंड जो बाकी बांग्लादेश का हिस्सा है उसको भी इंडिया अपने में मर्ज करेगा। बट जो दो रीजन मैंने बताए हैं उन दो रीजन को 100% इंडिया अपने में मर्ज करेगा, बिकॉज ऑफ सेफ्टी। इंडिया को सेफ्टी चाहिए और सेफ्टी के लिए इंडिया कुछ भी करेगा। एंड इसीलिए चितगोंग को तो इंडिया लेगा अराकन आर्मी के थ्रू, जो कि म्यांमार की आर्मी है। हाँ, म्यांमार में भी इस टाइम पे इंडिया का इन्फ्लुएंस है। एंड म्यांमार को भी इंडिया अपने में मर्ज करेगा, जो कि बर्मा देश कहलाता था। म्यांमार का इतिहास काफी पुराना नहीं है, वो भी हमारे से जुड़ा हुआ था। म्यांमार में इस टाइम पर सिविल वॉर हो रही है, एंड अगर इंडिया उस सिविल वॉर का फायदा उठाए
तो इजीली जो म्यांमार है उसको इंडिया मर्ज कर सकता है, जिसकी वजह से इंडिया को साउथ ईस्ट का एक्सेस मिल जाएगा। एंड ये सब स्टार्ट हो चुका है चीन स्टेट के थ्रू। चीन स्टेट की जितनी भी रिबेलियन आर्मी है, उनके जितने भी लीडर थे वो आके मिले थे मिजोरम के सीएम से, सिर्फ इसलिए ताकि वो उन्हें एक कर सके एंड इंडिया में मर्ज कर सके। ये बात कहने के लिए अब चीन स्टेट को अगर इंडिया अपने में मर्ज कर लेता है तो इंडिया को मिलेगा सी एक्सेस। एंड जितना भी चीन ट्राइब म्यांमार, बांग्लादेश एंड इंडिया में फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एक साथ में यूनाइट भी हो जाएगा। एंड इंडिया काफी अच्छे तरीके से जो म्यांमार है उसको कुछ डील्स दे करके, उसको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे करके इंडिया में इजिली मर्ज कर सकता है। क्योंकि जो इंसान ऑलरेडी दिक्कत में चल रहा है, आप अगर उसका साथ दोगे तो वो तुम्हारा हमेशा के लिए साथ देगा। एंड म्यांमार को इंडिया में मर्ज करने के बाद में इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि उसको साउथ ईस्ट का एक्सेस मिल जाएगा, जिसके बाद में मे भी इंडिया साउथ ईस्ट में भी अपना एक्सपेंशन कर पाए। जैसे कि इंडोनेशिया में एक है ओल्ड ऑर्डर, जिसके थ्रू जो काफी सारे प्रिजनर्स हैं उनको सजा मिलती है नॉर्मली। बट अब है न्यू ऑर्डर, जिसमें अगर किसी ने कुछ भी क्राइम किया हुआ तो उसकी पता नहीं पड़ेगी कि उसको क्या सजा मिली है, क्या हुआ है उसको मार दिया गया, जिंदा है, कहाँ है, क्या है। बट लोग इसके खिलाफ में है। सो मे भी इंडिया का ये प्लान हो इंडोनेशिया को अपने में मर्ज करने का, बिकॉज इंडोनेशिया भी एक टाइम पर इंडिया का ही पार्ट था। एंड इंडिया अगर भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार इन देशों को अपने में मर्ज कर लेता है तो मे बी जो इंडोनेशिया है एंड जितनी भी साउथ ईस्ट कंट्री है, यानी कि थाईलैंड, लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया एंड मे बी अदर साउथ ईस्ट कंट्रीज भी इंडिया में मर्ज हो जाए बिकॉज ऑफ इंडियन पावर। इंडिया का अगर एरिया बड़ा होगा, इंडिया काफी ज्यादा डेवलप कर चुका होगा, इंडिया के पास में काफी सारे देश होंगे जो कि इंडिया को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके होंगे। सो अदर कंट्रीज को भी इंडिया में मर्ज होने में कोई भी दिक्कत फील नहीं होगी, बिकॉज उन्हें कुछ स्पेशल डील्स मिलेंगी, कुछ ऑफर्स मिलेंगे, कुछ बेनिफिट मिलेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बिकॉज इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री प्लस फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। सो इन सब कंट्रीज को कहीं ना कहीं सेफ्टी भी मिलेगी। एंड साउथ की बात करें तो वहां पर एक और कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका, जिसपे हमेशा ही जो चाइना है वो कुछ ना कुछ ऐसा कराता रहता है जिसकी वजह से वो डिस्टेबलाइज रहे। एंड लास्ट सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका काफी ज्यादा पीछे जा चुका है। बट श्रीलंका को इंडिया में मर्ज करने का एक बेनिफिट होगा कि इंडिया का जो सीएक्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। प्लस जो चाइना हमेशा ही श्रीलंका के थ्रू इंडिया पे नजर रखता है, इंडिया की जासूसी करता है, वो चीज भी इंडिया के लिए दूर हो जाएगी। एंड श्रीलंका की बात करें तो वो ट्रीटी के थ्रू इंडिया में मर्ज हो जाएगा। बट ये इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा, काफी सारे ऑप्शन देने पड़ेंगे, बट हाँ श्रीलंका इंडिया में मर्ज हो जाएगा। एंड लास्ट मालदीव, इसको इंडिया क्या मतलब इंडिया यूं ही कर लेगा कि भाई साइन कर दे, मर्ज हो जाए इंडिया में, बेनिफिट ले ले, हाँ वो कर भी देगा भाई, उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। इंडिया को क्या, इंडिया को वैसा भाषा कुछ भी नहीं मिलेगा, बट हाँ फिर भी इंडिया उसको काफी इजीली अपने मर्ज कर लेगा एक ट्रीटी के थ्रू। लास्ट तिब्बत भी इंडिया में मर्ज होने वाला था 1947 में, बट जवाहरलाल नेहरू ने उसको भी लेने से मना कर दिया। एंड इसी का फायदा उठाया चाइना ने उसको अपने में मर्ज कर लिया। बट तिब्बत अभी भी इंडिया काफी रेस्पेक्ट करता है। एंड फ्री तिब्बत की बात अगर यूएन तक पहुंच गई तो इजीली यार जो तिब्बत है वो इंडिया को एक्सेप्ट कर लेगा एंड तिब्बत इंडिया का पार्ट बन जाएगा। होल तिब्बत, कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं, पूरा तिब्बत बन जाएगा। बस इस बात को यूएन में पहुंचाने की देर है। अब हमने ये सब तो जान लिया कि किस कंट्री को कैसे इंडिया अपने मर्ज कर सकता है, बट एक चीज हमें यहाँ पे जाननी पड़ेगी कि किसी से भी दोस्ती करना, उससे अपने में मिलाना, ये काफी ज्यादा आसान होता है बट हार्ड होता है उसे मैनेज करना। इंडिया इन सबको मर्ज करने के बाद में अगर हैप्पीली रहना चाहता है तो इंडिया को कुछ काम तो करने पड़ेंगे। एंड पहली चीज है उसमें से एजुकेशन चेंज। हाँ, हमें उन सब कंट्रीज के और इंडिया के खुद के एजुकेशन को इस टाइप से चेंज करना पड़ेगा कि वो सब हमसे जुड़ा हुआ फील करें। हमें एंशिएंट हिस्ट्री को दोबारा लाना पड़ेगा जहां पर अखंड भारत में वो सब इंडिया के पार्ट थे। एंड हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये सारी कंट्री जो हमसे अलग हुए थे वो एक स्ट्रेटेजी थी बेस्ट की, ताकि हम सब डेवलप ना हो पाए। सो इसलिए हम सब एक साथ में आए हैं, इंडिया ने इन सबको मर्ज किया ताकि हम लोग और भी डेवलप हो पाए। कुछ इस टाइप का अपनी एजुकेशन में डालना पड़ेगा ताकि वो हमसे कनेक्टेड फील करें और कभी भी विद्रोह ना करें हमसे अलग होने के लिए। सेकंड, कल्चरली डाइवर्स। देखो जैसे कि हम तो जानते हैं कि इंडिया कल्चरली डाइवर्स है, बट यही डाइवर्सिटी आज इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस बन चुकी है। एंड अगर और कंट्रीज इंडिया में मर्ज होंगे तो और डाइवर्सिटी आएगी, जिसकी वजह से मे बी ये इंडिया की और बड़ी वीकनेस बन जाए। सो इंडिया को पहले तो अपनी जो डाइवर्सिटी है उसको भी मैनेज करना पड़ेगा, लाइक कास्ट, कल्चर, रिलीजन, नॉर्थ साउथ, लैंग्वेज, इन सबको मैनेज करना पड़ेगा ताकि इंडिया और भी ज्यादा डेवलप कर पाए। और कंट्रीज की जो डाइवर्सिटी होगी उसको भी इंडिया में एक्सेप्टेंस दिलानी पड़ेगी। एंड इंडिया को एक सॉफ्ट इम्पैक्ट बनाना पड़ेगा इन सब कंट्रीज पे कि हम तुम्हें फोर्स करके नहीं रख रहे हैं, तुम्हें हमारे पास रहना पड़ेगा, हमारे साथ में रहना पड़ेगा ताकि तुम सेफ रहो और हम भी सेफ रहें। लाइक यहाँ पे एक इम्पैक्ट जनरेट करना पड़ेगा कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है, ताकि वो इंडिया से अलग होने की कभी सोचे भी ना। एंड ये सब हो सकता है फोर्थ रीजन की वजह से, जो कि है डेवलपमेंट। जैसे इंडिया अभी अपने हर एक स्टेट को इस टाइम पे डेवलप कर रहा है, वैसे ये सारे कंट्रीज अब इंडिया में मर्ज हो गए तो इन सबको डेवलप करना पड़ेगा इक्वली। जब उन्हें दिखेगा कि हम इंडिया से मर्ज होने के बाद में काफी डेवलप हो रहे हैं, काफी सेफ्टी फील कर रहे हैं, तो वो इजीली इंडिया को एक्सेप्ट कर लेंगे और इंडिया से अलग होने की बात नहीं कहेंगे।
एंड जिस टाइम पे इंडिया डेवलप होगा वो और भी ज्यादा पावरफुल होगा, एंड पावरफुल के पीछे पूरी दुनिया होती है। सो इंडिया अगर और भी डेवलप और भी ज्यादा पावरफुल हुआ तो ये कंट्रीज ऑटोमेटिकली इंडिया में मर्ज करेंगे एंड इंडिया के साथ में रहेंगे हमेशा। एंड 6G में बेस्ट जेनजी जनरेशन बनानी पड़ेगी। हर एक कंट्री की जनरेशन इस टाइम पर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हुई है जहां पर या तो जो यूथ है वो पूरी तरीके से सही है या पूरी तरीके से बर्बाद है। इंडिया को अपने एजुकेशन को चेंज करना पड़ेगा। एजुकेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडियन एजुकेशन इस टाइम पर पूरी तरीके से करप्टेड है। वहां पर ना तो ठीक तरीके से मेंटलिटी पे ध्यान दिया जाता, ना एजुकेशन पे, ना फिजिकल बॉडी पे, ना सोशल स्किल्स पे। एंड इंडिया को ये सब चीजें अपने एजुकेशन में लानी पड़ेंगी। वेस्ट में, चाइना में स्कूल्स अपने बच्चों को ऐसे ध्यान देते हैं कि उनकी फिजिकल बॉडी डेवलप करती है। जैपनीज स्कूल्स अपने बच्चों को इस टाइप से ट्रेन करते हैं कि वो मोरली काफी स्ट्रॉन्ग रहे। एंड एजुकेशनली भी ये देश काफी ज्यादा आगे इसलिए है क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट करते हैं। सो इंडिया को अपना एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा तो चेंज करना ही पड़ेगा ताकि वो बेस्ट जनरेशन बना पाए। लाइक साउथ ईस्ट के कंट्रीज इंडिया मर्ज हो गए तो ऑटोमेटिकली इंडियंस से हेट करेंगे। बिकॉज ऑफ इंडियंस अभी सब लोग हेट करते हैं वर्ल्ड में। सो ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो इंडिया से भी लव करें और इंडियन पीपल से भी, ना कि इंडिया से लव कर रहे हैं और इंडियन पीपल से हेट कर रहे हैं। सो ये सब चीजें इंडिया को करनी पड़ेंगी ये सारे देशों को अपने में मर्ज रखने के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि ये सब मैं हवा में बोल रहा हूँ बातें, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब का सब हो रहा है। ड्रॉ इन सब चीजों को एग्जीक्यूट कर रही है। वेट करना है बस एक फाइनल डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का। बिकॉज अगर एक फाइनल डिसीजन एग्जीक्यूट हो गया जो कि मे भी पाकिस्तान के साथ में वॉर का हो, उसके बाद में एक चेन रिएक्शन शुरू होगी जिसके बाद में एक एक करके सारे कंट्रीज इंडिया में मर्ज करेंगे। मे बी इसमें सबसे पहला पाकिस्तान हो, देन बांग्लादेश, देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, एंड उसके बाद में मे बी अफगानिस्तान, तिब्बत, इंडोनेशिया एंड साउथ ईस्ट की जितनी भी कंट्री है, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम वगैरह, ये सब इंडिया में मर्ज कर जाएं। सो वेट एंड वॉच, क्योंकि अब इस वर्ल्ड में कुछ तो बड़ा होने वाला है। बिकॉज इंडिया अब न्यू मैप बनाने वाला है एंड अपने लैंड को एक्सपेंड करने वाला है। पीओके, सिंध, चिटगांव एंड फैट नेक, इन सबको तो लेने वाला है इंडिया।